ऐसे जो साथी होते हैं उनका एक्शन में विश्वास होता है, कार्य में विश्वास होता है और वो करते हैं। ऐसे साथियों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मान्यवर काशीराम साहब की इस पुण्यतिथि या परिनिर्वाण दिवस, दो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। आमतौर पर सभी लोगों के मृत्यु को हम पुण्यतिथि या मृत्यु दिवस कह सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना तन मन धन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए लगा दिया, जो बुद्ध के बताए हुए मार्ग के अनुसार बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हुए ये, लेकिन बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक राजनीतिक लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने समाज को एक दिशा देने के लिए 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख से अधिक लोगों के साथ नागपुर की दीक्षा भूमि में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ये स्वीकार क्यों किया था? वो तो लड़ाई लड़ ही रहे थे ब्राह्मणवाद के खिलाफ में, लेकिन वैचारिक तौर पर, धर्म और नैतिकता के तौर पर वे समझ चुके थे कि पूरी दुनिया में आज के आधुनिक युग और वैज्ञानिक युग में अगर कोई धर्म हो सकता है जो विज्ञान और आधुनिक युग के कसौटी पर खरी उतरे, सभी मानदंडों को पूरा करे, तो वह केवल बौद्ध धर्म है। और इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार किया। कहा बौद्ध धर्म धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नैतिकता है, समाज को संचालन करने का, देश को संचालन करने का, दुनिया को संचालन करने का रास्ता है। वह राजनीति भी है, वह समाज नीति भी है, वह अर्थनीति भी है, वह नैतिकता भी है, और जिसको आचरण में उतारा जा सकता है उसको धम्म कहते हैं। उसको धम्म कहते हैं। जहाँ ईश्वर नहीं, देवी देवता नहीं, कर्मकांड नहीं, पूजा पाठ नहीं, अपना कर्म, अपना जो हमने अच्छा कर्म किया है तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हमने बुरा किया है तो बुरा फल हम भोगेंगे। इसमें जिसको कर्म फल में जिसको विश्वास हो, तथागत बुद्ध के रास्ते को इन्होंने अनुसरण किया। अब समझ सकते हैं बाबा साहब की दाना भीना साहब ने, दीना भाना साहब ने इनको बाबा साहब के जीवनी पर एक पुस्तक दी, और वो पढ़ करके इन्होंने ग्रेड 1 की सर्विस को लात मार दिया। लात क्यों मार दिया? झंझट तो हुआ था अंबेडकर जयंती पर कि बाबा साहब की जयंती मनाना है। दीना भाना साहब ने कहा जयंती मनाएंगे, उनके डायरेक्टर ने मना किया तो पहुंच गए मान्यवर के पास। ये उनसे छोटे अफसर थे। इन्होंने पूछा, कहा क्या है डॉक्टर अंबेडकर का जयंती क्यों मनाना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई लिखित है? कहा आवेदन तो दिया था। कहा कोई बाबा साहब के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कोई है तुम्हारे पास? कहाँ है? उन्होंने एक पुस्तक दिया, रात भर ये पढ़ते रह गए। अब पढ़ने के बाद सुबह में गए, डायरेक्टर से संघर्ष कर लिया, कहा जयंती मनेगी, भले हम इस पद पर रहें कि नहीं रहें। और उन्होंने जयंती मना करके हुए हैं, वे लोग हैं, और बाकी 18 करोड़ लोग पासमानदा जो SC ST OBC से गए हुए हैं। ये तीनों को मिला करके लगभग 120-21 करोड़ आबादी बनती है। जो बहुजन है उसमें 7.5% और जोड़ दीजिए,
महिलाओं को। सवर्ण महिलाएं भी बहुजन हैं। जैसे पिछड़े वर्ग के लोग ये नहीं मानते कि हम पिछड़े हैं, हम बहुजन हैं, जैसे एसटी के लोग नहीं मानते कि हम बहुजन हैं, वैसे महिलाएं भी नहीं मानती, सवर्ण महिलाएं भी नहीं मानती है। लेकिन उनकी जो दशा है, करियो हो पति देवा की सेवा, जी शूद्र सेवा करते थे, अनुसूचित जाति के लोग सेवा करते थे, अनुसूचित जनजाति के लोग सेवा करते थे, और उनकी बेटी और बहू भी सेवा करती है। तो भाई अंतर क्या है दोनों में? क्या अंतर है? इसलिए ये कुल मिलाकर के 93.5%, 100 में 93.5%, 93% हम बहुजन लोग हैं। इनको जितनी जल्दी हम स्वीकार करेंगे उतना अच्छा होगा। अब ये बहुजन शब्द तो मान्यवर काशीराम साहब ने पैदा नहीं किया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पैदा नहीं किया, फुले साहब ने पैदा नहीं किया। ये तो तथागत बुद्ध की कही हुई बातें हैं। उन्होंने अपने भिक्षुओं को कहा था सारनाथ में कि आप 5 हो, आप पांच दिशा में जाओगे, एक साथ कोई 2 नहीं जाओगे। क्यों जाओगे? और लोगों का दुख दूर करने के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जाओगे। और उनके बीच में जाकर के उसी में उन्होंने बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया है। बहुजन का मतलब है ऐसे लोग जो गए गुजरे हैं, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, लूट खसोट में जिनका विश्वास है, बेईमानी जो करते हैं, का समाज में ऐसे लोग रहेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। चोर किसी जाति का हो, वो अपने जाति के घर में भी चोरी करता है, दूसरे जाति में भी कोई करता है। जो बलात्कारी है वो अपने जाति में भी बलात्कार करता है, बाहर भी बलात्कार करता है, दूसरी जातियों में भी करता है। का ये लोग की कोई जाति नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को संघ में लाने की जरूरत नहीं, वहां जाकर हमारी शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज बहुजन एकता की जो बातें हैं, जो जरूरत है, आज की जरूरत है कि उस समय की जरूरत थी। यह जरूरत थी प्राचीन काल से। वर्ण व्यवस्था को खत्म करने के लिए, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए, ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए, का सभी दुखों का जड़ इसमें है। का जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में, ये ऊंच नीच और छुआछूत में हमारे सारे दुख हैं। इन दुखों को खत्म करने के लिए हमें सबकी बराबरी का मामला, समानता का मामला, स्वतंत्रता का मामला, भाईचारा का मामला और न्याय का मामला उठाना पड़ेगा। समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय के बातों को आगे ले चलना पड़ेगा। हमारे नवीन भाई जितना दुखी हैं, रामानंद भाई जितना दुखी हैं इलेक्शन बंद हो जाने से, उससे ज़्यादा दुखी हम लोग हैं कि भाई अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आगे जाने का एक अवसर है, सामाजिक न्याय को पाने का, प्रतिनिधित्व का मामला है ये। अब पिछड़ा वर्ग पिछड़ी जातियों में से अगर 70 करोड़ है तो लगभग 45 करोड़ के आसपास अत्यंत पिछड़ी जातियों की आबादी है और लगभग 25 करोड़ के आसपास पिछड़े वर्ग का, जिसको एनेक्सर 2 कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं और अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं। स्वाभाविक है समाज का सबसे बड़ा हिस्सा, मूल निवासी बहुजन समाज का सबसे बड़ा हिस्सा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। उनका प्रतिनिधित्व कितना है? जातियों के हिसाब से प्रतिनिधित्व खोजेंगे हम नहीं पा सकेंगे। क्यों नहीं पा सकेंगे? एक आदमी ने हमसे सवाल पूछा कि आप लोग जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो 6743 जातियां हैं, इतना तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी की संख्या नहीं है। अगर प्रत्येक जाति से एक एक को भेजिएगा, प्रतिनिधित्व दीजिएगा। मैंने कहा ये बात किसने कही? ये बात किसने कही? ये बात तो हम नहीं कहेंगे। हम तो कहते हैं समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुसूचित जाति
अगर 1100 जातियों का है तो वह एक समुदाय है, एक वर्गीकृत है जो छुआछूत के शिकार रहे हैं। अगर हमारे जनजाति भाई एसटी लोग लगभग 1100 जातियां हैं, छोटी बड़ी जातियां और उपजातियां, उतने तो जगह भी नहीं है एक एक जाति को एक एक दे सकें। और लगभग 4000 जातियां, 3843 जातियां तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, ओबीसी जिसको कहते हैं उसके लिए। इनके प्रतिनिधित्व का क्या होगा? अच्छा, कहीं पर कोई जाति है, कहीं पर नहीं है, कहीं दूसरी जाति है। कहने का मतलब है कि हमें अगर ओबीसी को देना है तो उसमें जो दो है, एक थोड़ा आगे और बाकी पीछे, उनके बीच में हम बंटवारा करेंगे। एससी के बीच में भी जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व होता है सब जगह से, एसटी का भी उसी तरह से होता है, ओबीसी का भी उसी तरह से होता है। हमें एक सिंगल जाति के तौर पर हमें नहीं देखना है ना। यहां हमें ज्यादा कुर्मी दिखाई पड़ता है। अब कुर्मी जो है साउथ इंडिया में है ही नहीं, वहां दूसरे लोग हैं। भाई मेरे, जो जहां है वहां उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मुख्य बातें यह है, इसको जोड़ने का जो मामला है, प्रयत्न है, वो कैसे जुटेगा। पहली बात तो यह है, आज के समय में भी एक कॉन्सेप्ट आया मूल निवासी बहुजन समाज का। मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में किया। बाबा साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी रामास्वामी नायकर, ये चारों हमारे महान विचारक रहे हैं। राष्ट्रपिता फूले और जाति माता सावित्रीबाई फूले को जोड़ने तो ये कुल मिलाकर के 5-6 लोग हैं महान विचारक। इनके सम्मिलित रूप को अगर देखें, इन्होंने क्या ग्रहण किया। इन्होंने कहा हमारे महापुरुषों ने त्याग करके ये सब बातें रखी है, जो परिवर्तन आया है, जिसके कारण मैं अफसर बना, उनकी बातों को आगे बढ़ाना होगा। ये पहली बात। बहुजनों के बीच में हमें जाना पड़ेगा, समाज के बीच में हमें जाना पड़ेगा। और एक चीज गौर कीजिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने यात्रा नहीं की, साइकिल नहीं चलाई। छत्रपति साहू जी महाराज ने, वो तो राजा कोल्हापुर के थे, उन्होंने कानून बना करके इंप्लीमेंट किया, वो पावर में थे। ईवी रामास्वामी नायकर ने कभी साइकिल से यात्रा नहीं की। बाबा साहब अंबेडकर ने साइकिल से यात्रा नहीं की। इस अर्थ में मान्यवर काशीराम को देखना है हमें कि जो हमारे महापुरुष नहीं किए थे, ये समझ गए, उन्होंने विचार दिया है, संगठन का नारा दिया है, विचारधारा दी है, कैसे बदलेगा, संविधान दिया है। लेकिन संविधान के अनुरूप समाज बनाने के लिए हमें अलग तरीके से काम करना होगा, और वो इन्होंने चुन लिया। ये साइकिल चला करके 1 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। और एक बात बताएं, वो दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, वो मीटिंग में ये काम देखते थे नहीं साथी कर रहे हैं, झाड़ू लगाना, दरी बिछाना छोटा काम समझते हैं, ये खुद करने लग जाते थे, बाकी साथी अपने करने लग जाते थे। ये है नेतृत्व का मामला कि हम किसी काम को छोटा और बड़ा नहीं मानते हैं। हम नीचे बैठ जाएं या कुर्सी पर बैठे, इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं मानते हैं। हम आगे बैठे कि पीछे बैठे कि मंच पर बैठे, इसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। यह है समानता का वह विश्वास, समानता की विचारधारा जिसको इन्होंने व्यवहार में लाया और लोगों को शिक्षा दी। और ऐसा करते वक्त इन्होंने कभी भी अनुसूचित जाति के अंतर्गत या अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग में या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच में ऐसा कोई बयान नहीं दिया। उस समय भी पिछड़े लोग सहयोग नहीं कर रहे थे, आज भी बहुत आंदोलन में सहयोग नहीं करते हैं। क्या कहें कि वो निकम्मे हैं, वो ब्राह्मणवाद के गुलाम हैं, ऐसा कहना गलत है। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि ब्राह्मणों ने यही समझ करके तो
शिक्षा हमसे छीना था कि ये जान नहीं सके कि ये कौन है आगे। हमारे इतिहास और संस्कृति को जो तहस नहस किया और आज भी वो करते हैं, इसके पीछे बातें कहाँ हैं? इसी में ये बातें छिपी हुई है। न बुद्धि होगी, शिक्षा नहीं तो बुद्धि नहीं, और ये अगर नहीं होगी तो ये ना अपने बारे में जान सकेंगे ना दूसरे के बारे में जान सकेंगे, कौन है हम ये नहीं जान सकेंगे। इसलिए शिक्षा छीना, और ये खड़ा नहीं हो सके हमारे सामने, इसलिए उसने सम्मान छीन लिया। इसी के लिए ऊंच नीच लाया, इसी के लिए छुआछूत लाया। ये सोची समझी साजिश है, ये नीतियां हैं। दूसरे का सम्मान छीनने के लिए अब पिछड़ा है तो पिछड़ा सब एक जैसा क्यों नहीं है? अनुसूचित जाति के लोग हैं वो एक जैसा क्यों नहीं है? पैर शूद्र से ही पैदा क्यों हुआ? पैर तो माथे से भी पैदा हो सकता था। ये समझने की जरूरत है। ये कह करके विराट पुरुष के पैर से शूद्र पैदा हुआ, ये कहने का अर्थ ही था कि तुम सिर नहीं हो, तुम पैर हो, तुम हमेशा गंदा रहोगे, तुमको गंदगी में रहना है, मेहनत तुम ही को ज़्यादा करना है। हमारे दिमाग को भी, हमारे शरीर, बाहु को भी, हमारे पेट को भी तुम ही को चलाना है। सब बोझ उस पर डाल दिया। पूरे शरीर का बोझ किस पर है भाई? पूरे शरीर का बोझ किस पर है? पांव पर है। शूद्रों पर दे दिया, जिसको ओबीसी कहते हैं, जिसको एससी एसटी कहते हैं। शूद्र अति शूद्र है। ये पिछड़ा वो है जो छुआछूत का शिकार नहीं है। ऊंच नीच का शिकार तो है ही, ऊंच नीच का शिकार तो है ही। ऊंच नीच का शिकार तो राजपूत जो क्षत्रिय था वो भी था, क्योंकि सिर के नीचे बाहु आता था। वैश्य उसके भी नीचे था, लेकिन वैश्य का सम्मान छीन लिया ये कह करके, क्षत्रिय का सम्मान ये छीन करके कह करके छीन लिया। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा षड्यंत्रकारी होते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो ज़्यादा झूठ बोल सकते हैं, वो ज़्यादा लठैती कर सकते हैं। लठैती करने का मतलब वो लाठी नहीं चलाते हैं, लाठी चलवाते हैं, इसका मतलब लठैती करते हैं बुद्धि वाले लोग। इसलिए हम ये कहेंगे, जिनके हाथ में लाठी पकड़ा दिया, समझ लीजिए पकड़ाने वाला ज़्यादा बुद्धिमान है कि लाठी चलाने वाला ज़्यादा बुद्धिमान है? पकड़ाने वाला ज़्यादा बुद्धिमान है। ये चीज़ें हमें समझनी है। इसलिए भाई इस सच्चाई को मान्यवर काशीराम साहब जानते थे कि ये जो ग्रुप है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का क्या बड़ा योगदान है बोलिए तो? सबसे बड़ा योगदान सबसे पहले राष्ट्रपिता फुले का, जिन्होंने मूल निवासी हमको कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये तो सच है कि मूल निवासी है, लेकिन ये अनेक भागों में बटा हुआ है, 6743 जातियों में। इसलिए अंग्रेज़ों से लड़ करके उन्होंने इसको संकलित करने का काम किया। 6743 जातियों को उन्होंने 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांटा, सवर्णों को छोड़ दिया, बाकी को 4 भागों में बांटा, जिसमें एसटी है, एससी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ओबीसी तीसरा हुआ, और अल्पसंख्यक चौथा हुआ। और इसलिए कहा कि ये हजारों जातियों में बटे हुए लोग, ये 4 अपने को आइडेंटिफाइड करें। क्या पिछड़ा वर्ग के लोग अपने को पिछड़ा कहते हैं? पूछ करके देखिए किसी पिछड़े को, कहेगा हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम कोयरी हैं, हम कुम्हार हैं, हम कमार हैं। जी, हम पिछड़ा हैं ये नहीं कहता है, हम पिछड़ा वर्ग हैं ये नहीं कहता है। हम जाति नहीं, हम वर्ग हैं। अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है। बाबा साहब ने जातियों को तोड़ करके वर्ग बना दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। अब इनको इकट्ठा करना है। कैसे इकट्ठा होगा? मैं रिंकू भाई की बात से सहमत नहीं हूँ कि अनुसूचित जाति के लोग इसका नेतृत्व करेंगे, दलित लोग इसका नेतृत्व करेंगे। क्या सभी दलित लोग नेतृत्व करने में सक्षम हैं? अरे भाई, दलित लोगों में भी जो समाज के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विश्वास करेंगे, योग्य बनेंगे, जो कर्मठ होंगे, जो अध्ययनशील होंगे, जो योग्य होंगे संगठन चलाने के योग्य, नेतृत्व करने के योग्य, वही नेतृत्व करेंगे।
हमारे एसटी समाज के भी जो लोग योग्य होंगे वो लोग आगे आएंगे। ओबीसी समाज के जो भी लोग योग्य होंगे, जो समय देंगे समाज के लिए, मेहनत करेंगे समाज के लिए, अध्ययन करेंगे समाज के लिए, लड़ेंगे समाज के लिए हर तरह का रिस्क लेंगे, वो नेतृत्व करेंगे। हमारा नेतृत्व मुस्लिम समाज के लोग करेंगे, पासवानदा समाज के लोग। कौन? जो समाज को बदलने के लिए, जो केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं रहे। एससी में भी वही लोग नेतृत्व कर सकेंगे ना, जो एसटी को अपना समझेंगे, जो ओबीसी को अपना समझेंगे, जो पासवानदा को अपना समझेंगे। ओबीसी के लोग भी वही हमारा नेता होंगे ना, जो एससी को अपना समझेंगे, एसटी को अपना समझेंगे, पासवानदा को अपना समझेंगे। हमारा साफ साफ कॉन्सेप्ट है। जिनको बहुजन विचारधारा, मूल्यवासी बहुजन विचारधारा में विश्वास होगा, इनके लिए जो समर्पित होंगे, काम करेंगे, वो हमारे नेता होंगे। यहाँ जाति विशेष और समुदाय विशेष की बातें नहीं है। मैं ये इस बात से सहमत हो सकता हूँ रिंकू भाई से कि आज पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, जो बहुजन मूल्यवासी बहुजन आंदोलन चल रहा है, इसमें अभी तक अनुसूचित जाति, एससी समाज के लोग, दलित समाज के लोग, इसका नेतृत्व करने वाले लोग भारी संख्या में हैं। सब जगह नेतृत्व कर रहे हैं और सब जगह वह एसटी को साथ ला रहे हैं, ओबीसी को साथ ला रहे हैं, पासवानदा को साथ ला रहे हैं। लेकिन आगे यही स्थिति नहीं रहेगी, आगे स्थिति बदलेगी। आगे स्थिति बदलेगी, इसका प्रमाण हमारे पास क्या है? जब हम कहीं मीटिंग करते हैं तो वहाँ यह देखते हैं कि यहाँ एससी समाज से कितने लोग हैं, ओबीसी समाज से कितने लोग हैं, एसटी समाज से कितने लोग हैं, महिला से कितने हैं, पासवानदा से कितने हैं, ये हम देखते हैं। हम अभी हर मीटिंग में यह देख रहे हैं अपने पूरे भागलपुर जिला और बांका जिला में कि भाई ओबीसी समाज के छात्र युवा, उसके बुद्धिजीवी, उसके समर्थक साथी, यहाँ तक विभिन्न पार्टियों में काम करते हुए भी वे हमारी मीटिंग में आते हैं। इसका मतलब है वो जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वो साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे जुड़ेंगे, क्योंकि ये समस्या केवल एससी की नहीं है, दलित की नहीं है, ये आदिवासियों की केवल समस्या नहीं है। अगर जनसंख्या में ओबीसी ज़्यादा हैं तो ज़्यादा समस्या उनकी भी है। अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग अगर ज़्यादा हैं, आरक्षण छीन गया, क्यों छीन गया? अगर हमारा अत्यंत पिछड़ी जातियों का, अत्यंत पिछड़े वर्ग का अगर संगठन होता तो जैसे कोर्ट ने यह निर्णय दिया सबको रोड पर उतरना चाहिए था, क्या रोड पर क्यों नहीं उतर सका? केवल बोलने से नहीं होगा ना, केवल बोलने से नहीं होगा। संगठन कहां है? केवल चुनाव के लिए हम ओबीसी करेंगे, केवल चुनाव के लिए हम एससी एसटी करेंगे, पासवानदा करेंगे, ये बातें चलने वाली नहीं है। आपका सम्मान कहां है? आपके समाज में शिक्षा कितनी है? अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग बताएं, जहां कहीं भी हैं लोग। ये तो इलाका पूरा भरा हुआ है अत्यंत पिछड़ी जातियों से, ये पूरा इलाका, ज़्यादा जनसंख्या उन्हीं की है। शिक्षा की क्या हालत है? उनके सम्मान की क्या हालत है? शिक्षा और सम्मान अभी भी नहीं है। हम जिसको पिछड़ा वर्ग में कहते हैं, यादव कुर्मी कोई नहीं कहते हैं, कभी विश्लेषण किया है हम लोगों ने? अगर 100 घर यादव का है तो वहाँ कितने इंजीनियर हुए, कितने डॉक्टर हुए, कितने प्रोफेसर हुए, कितने वैज्ञानिक हुए, कितने न्यायाधीश हुए, कितने एडवोकेट हुए, महिलाएं कितने आगे बढ़ी शिक्षा में? आप एक सर्वे कर लीजिए, भ्रम टूट जाएगा कि हम विकास किए हैं। केवल विलक्षण के प्रोफेसर बन जाने से चमार जाति के लोग प्रोफेसर हो गए, ऐसा नहीं है। इन बातों को समझना जरूरी है। इसलिए शिक्षा और सम्मान, अगर कोई शिक्षित हो भी गए, उनको समानता का अधिकार और सम्मान मिला कि नहीं मिला, ये महत्वपूर्ण बात है। घड़ा की बात कर रहे थे ना हमारे एडवोकेट साहब, कहाँ गए? चले गए? मैं ये कहता हूँ, अपने एडवोकेट भाइयों से कहता हूँ कि आप वकालत करोगे, वकालत करने गए हो न्याय दिलाने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। हमें क्या करना है? हम नौकरी करने गए हैं, प्रोफेसर हैं, हम नौकरी कर रहे हैं
पैसे के लिए, प्रोफेसरी के लिए हम खाली नहीं गए हैं, पैसे मिलते हैं इसलिए। और नहीं तो पैसा 6 महीना बंद कर दे, कहे कि आप पैसा नहीं देंगे, देखेंगे हम जाएंगे पढ़ाने तब समझेंगे कि मैं गया हूँ। बिना फी लिए कोई भी एडवोकेट काम नहीं करता है अपना फी लिए हुए। ये सच्चाई है कि नहीं, बोलिए? ये है। लेकिन हम जो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? जैसे प्रोफेसर होकर के भी मैं बिहपुर आया, गांव में जाता हूँ, अपने लोगों को जागृत करता हूँ। ये काम बाकी प्रोफेसर लोग नहीं करते हैं, ऐसे करने वाले इक्के दुक्के हैं बिहार भर में। मैं एडवोकेट से कहना चाहता हूँ, आपके पास अगर संविधान का ज्ञान है, कानून का ज्ञान है, तो आप अपने लोगों के बीच में उनके मौलिक अधिकार क्या हैं ये बताने जाइए, उनके क्या क्या अधिकार हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर वो 51 तक जो अधिकारों का जिक्र है, कर्तव्य का जिक्र है 52 तक, अगर आप इसको बताते हैं उस पैसे के अतिरिक्त, तब माना जाएगा कि आपका सामाजिक योगदान है। बाकी तो हम पैसे लेते हैं और काम करते हैं, वो पेशेवर काम है हमारा। हम लेक्चर देते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और पैसे मिलते हैं, शिक्षक लोग वेतन लेते हैं। ऐसे शिक्षक की जरूरत है जो समाज में अनपढ़ लोगों को, उनके गार्जियन को, जैसे मैंने एक मास्टर साहब थे, चले गए शायद, वो समस्या बता रहे थे स्कूल का। आप जब अपना स्कूल नहीं सुधार सकते हैं, जिस गांव में स्कूल है उस गांव को नहीं सुधार सकते हैं, तो क्या बाबा साहब के आप अनुयायी हैं? क्या मान्यवर काशीराम साहब के अनुयायी हैं? जी, उन्होंने तो देश समाज को सुधारने के लिए दुनिया को मैसेज देकर गया है। नहीं, अगर हम सीख सकते हैं मान्यवर से। अब कहाँ जन्मे थे? बोलिए, पंजाब का रहने वाला जी। अब सोचिए, पूना में सर्विस, पंजाब का रहने वाला, और उनका तस्वीर लगा करके हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर महाराष्ट्र में जन्मे, मध्य प्रदेश के महू में और फिर महाराष्ट्र, लेकिन मातृभूमि उनकी महाराष्ट्र थी उस। फुले साहब पुणे में, उनको आज हम क्यों मानते हैं? उन लोगों को हमारे समाज के लोग जान पाए हैं इनके कारण। वाम सेब का गठन करना और अपने महापुरुषों के इतिहास को खोज खोज के निकालना, उनकी तस्वीर बांटना, उनका कैलेंडर बांटना, उनका जयंती और परिनिर्वाण दिवस बनाना, ये काम इन्होंने किया था। ये काम इन्होंने किया था। मान्यवर काशीराम से साहब से हमारी मुलाकात 2 बार हुई, कलकत्ते में, बिहार में नहीं हुई, कलकत्ते में। एक बार 1978 में और एक बार 1983 में। 1983 तक 81 में ही DS4 बन गया था, उस पर चर्चा मैं भी गया हुआ था बाबा साहब की मूर्ति को लाने के लिए। 78 में जो मुलाकात हुई, बाबा साहब की मूर्ति के लिए मैं गया था। वह ये होटल में रुके हुए थे, साथी ने कहा कि मान्यवर आए हुए हैं, तो उसमें 2 साथी हमारे थे जो वाम सेब से जुड़े हुए थे। कहा कि चलते हैं वहाँ, उन्हीं के साथ मैं गया था। पूछा आप क्या करते हैं? मैं कहा कि मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ते हैं? मैं कॉलेज का नाम बताया, TNB कॉलेज में पढ़ता हूँ। और दूसरी बार जब मुलाकात हुई, मैं MA में पढ़ रहा था। कहा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ आपका। कहीं मैं असहमत हूँ आपकी बात से, मैं असहमत हूँ आपकी बात से। कहा क्यों असहमत हो? तो हमने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं बनाने का, ये करें, ये अच्छा काम है। बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करने के लिए वाम सेब बनाया है आपने, जो बुद्धि भी देगा, पैसा भी देगा और समाज के लिए काम भी करेगा, समय भी देगा। ये काम अच्छा है। DS4 आप बनाए हैं, ये भी अच्छा काम है। लेकिन आर्थिक न्याय कहाँ है? आपके कॉन्सेप्शन में आर्थिक न्याय कहाँ है? जमीन का मामला कहाँ है? तो इन्होंने कहा कि जमीन जो जितना गैरमजरूआ ज़मीन है सब ले लेंगे। सब ले लीजिएगा, ताकत होगी तब ले लीजिएगा, आपकी सरकार बनेगी तब न ले लीजिएगा। ऐसे तो हमारे लोगों को मार करके अपना जो उनका ज़मीन है वो छीन लिया है लोगों ने, जो उनकी अपनी ज़मीन है उसको छीन लिया है। कहा इसीलिए मैं सामाजिक ताकत बनाना चाहता हूँ। कहिए चलिए अच्छी बात है। अगर ये सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये तीनों न्याय प्राप्त हो सकेगा, आपके सत्ता के साथ हो सकेगी, तो मैं आपके साथ रहूँगा। उसके बाद मैं आगे आकर के वाम सेब से जुड़ गया।
आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक तो सच्ची बात, चाहे आदमी कितना बड़ा हो, कितना महान हो, आपके मन में जो संशय है उसको जरूर रखना चाहिए। ये सीखना चाहिए मान्यवर काशीराम साहब से। इन्होंने किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को भी कभी मना नहीं किया कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आपने प्रश्न किया, वो जवाब देंगे। नहीं, ये संवाद यानी प्रेम, ये करुणा, ये एक दूसरे के प्रति दया। बहुजन समाज कैसे बनेगा? बहुजन एकता आएगी कैसे? ऊंच नीच छुआछूत को तोड़ना पड़ेगा, जाति गर्व को छोड़ना पड़ेगा, और हमें एक दूसरे के प्रति बंधुता स्थापित करनी पड़ेगी, भाईचारा स्थापित करनी पड़ेगी। और भाईचारा स्थापित तभी होगी जब समानता का व्यवहार करेंगे हम, जब समानता की बात बोलेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, प्रेम करेंगे, सौहार्द रखेंगे, स्नेह रखेंगे, छोटे के साथ स्नेह और बड़े के प्रति सम्मान। और यह समझना पड़ेगा कि हमारी जितनी प्रतिष्ठा है उतनी ही प्रतिष्ठा हमारे समाज के जो मजदूरी करने वाले बहुत से गरीब व्यक्ति हैं उनका है। बहुजन एकता का ये आधार है, ये बहुजन एकता का आधार है। मूल निवासी बहुजन हमारे पुरखे एक थे, ये बात सच है। हम नागवंशी थे, ये भी सच है। हम नागवंशियों की संतान हैं, हम भूल चुके हैं, लेकिन हम नागवंशी थे, नागवंशी पुरखे हमारे थे। बाबा साहब की रचनाओं में भी ये सारी बातें आई हैं, बुद्ध ने तो स्वीकार किया ही था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी एक पुरखे के लोग हैं, हमारे पूर्वज एक ही थे, हमारी बड़ी विकसित सभ्यता थी जिसको तहस नहस किया आर्य ब्राह्मणों ने। अगर फिर से हमें वो प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, भाईचारा चाहिए, और नीचे से लेकर ऊपर तक सत्ता में हमारी जनसंख्या होने से केवल नहीं होगा। आप सत्ता में जा सकेंगे तभी जबकि यह जनसंख्या इकट्ठी होगी, बहुजन एकता होगी। ये नहीं होगी तो केवल समाज से दलाल पैदा होगा। जब तक ये एकता नहीं होगी तब तक विश्वासघाती लोग जीत करके जाएंगे। जीतेंगे हमारे समाज से, हमारी जाति से, लेकिन काम करेंगे वो सवर्णों के लिए। इसको बोलते हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ, और उसके साथ क्या किया? दलाली किया। इसलिए सवर्ण आरक्षण जब लागू हुआ, एक भी SC ST OBC के संसद ने, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, एक भी सांसद ने उसके अगेंस्ट में वोट नहीं दिया। वोट केवल 3 मुसलमानों ने दिया था। 3 सांसद थे OBC के, उन्होंने उसके खिलाफ में वोट डाला। भाषण दिया, मनोज झा ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन वोट देने की बारी आई तो बायकॉट कर गए। हाँ, राज्यसभा में जयप्रकाश नारायण यादव हमारे यहाँ बांका के सांसद थे, भाषण दिए सवर्ण आरक्षण के विरोध में। अब वोट डालने की बारी आई तो बाहर हो गए। यह समझना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है। और OBC के सांसदों ने भाषण भी दिया और उसके अगेंस्ट में वोट भी डाला। यानी 120 सांसद रहते हुए OBC का एक ने भी उसका विरोध नहीं किया। SC ST का 131 सांसद रहते हुए भी एक ने भी उसका विरोध नहीं किया। यह समझना बहुत जरूरी है, यह समझना बहुत जरूरी है। एक भी सांसद नहीं है SC ST OBC के जिन्होंने मंडल कमीशन लागू 1993 में लागू हुआ, 29 वर्ष हो गए। यह सवाल बैकलॉग का नहीं उठाया कि 27% आरक्षण दिया क्रीमी लेयर के साथ, वो 12%, 12.5% ही क्यों है? नहीं उठाया। इसलिए मान्यवर काशीराम साहब प्रासंगिक हैं। मान्यवर काशीराम साहब प्रासंगिक इसीलिए हैं, उन्होंने कहा था कि दलाल अगर नहीं एकताबद्ध हुए, आपका नेता आपका नहीं हुआ, तो दलाल और गद्दार होगा, चमचा होगा, वह सवर्णों का चमचा, ब्राह्मणवाद का चमचा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हम बेटा पैदा जरूर करें, नेता पैदा जरूर करें, लेकिन गद्दार और दलाल बेटा पैदा नहीं करें। इतना कहना जरूरी है, इतना कहना जरूरी है। हम अपने घर से पैदा करें, लेट होगा पैदा होने में, कोई दिक्कत नहीं है, पैदा होने में लेट होगा, लेकिन गद्दार और बेईमान को पैदा नहीं करें। जब तक हम करते रहेंगे ऐसा, तब तक हमारे समाज की दुर्गति मिटने वाली नहीं है। और नहीं तो ये बीहपुर का पूरा क्षेत्र राजनीतिक रूप से इतना जागरूक क्षेत्र रहा है,
लेकिन यहाँ की महिलाएं, यहाँ के हमारे लोग इतने पिछड़े क्यों हैं, इतने दलित क्यों हैं, उनका विकास क्यों नहीं हुआ, और वो शिक्षित क्यों नहीं हुए? ऐसे तो पूरे बिहार की हालत यही है। मैं कुर्मी भाई को भी कहूँगा, मैं कोयरी भाई को भी कहूँगा, मैं वैश्य भाइयों को भी कहूँगा कि आप अपने अपने जाति में सर्वेक्षण कर लीजिए, अपने गांव मोहल्ले का ही कर लीजिए। कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने इंटर पास हैं, कितने मैट्रिक पास हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने एडवोकेट हैं। इसी से पता चल जाएगा कि हम आगे बढ़े हैं कि पीछे हटे हैं। हाँ, पहले की तुलना में 1950 के पहले जो हमारी स्थिति थी उसमें सुधार कुछ हुआ है, लेकिन जिनकी जनसंख्या इतनी है, 100 में 90-93 हम लोग हैं, तो उसमें अगर 5-10 बन गए, उसमें भी ज़्यादातर गद्दार ही हैं, ज़्यादातर बेईमानी करने वाले ही लोग हैं, तो हमारे समाज की दुर्दशा खत्म नहीं होगी। इसलिए बहुजन एकता जरूरी है, और चुनौतियां भी इसी में है। इतनी बड़ी जनसंख्या हमारी चुनौती है, अशिक्षा हमारे लिए चुनौती है, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता है, हम भी एक दूसरे को सम्मान नहीं करते हैं, ये चुनौतियां हमारे लिए है। हमारा कोई अखिल भारतीय संगठन अभी भी बाम से भी बना हुआ है, पिछड़े वर्ग का एक भी संगठन अभी तक नहीं है, एक भी नहीं है। अगर कहेंगे SC ST OBC और माइनॉरिटी का एकमात्र संगठन पूरे ऑल इंडिया में है तो मूल निवासी संघ है और बाम सेफ है। अभी यही दो आगे बढ़ रहा है और यह समेट रहा है पूरे चीज़ों को। और इसलिए मैं कहूँगा, अगर शिक्षा नहीं, जब तक शिक्षित नहीं करेंगे समाज में जाकर के, संगठन हमारा नहीं बन सकेगा। संगठन के लिए शिक्षा का होना, प्रेम और भाईचारा का होना जरूरी है, लक्ष्य का होना जरूरी है, दुश्मन कौन है दोस्त कौन है इसकी पहचान होना जरूरी है। इसकी जो पहचान करा दे वो शिक्षा है। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, इसकी जो पहचान करा दे, शिक्षा और बुद्धि उसी का नाम है। हमारे समाज के लोग जिस दिन ये समझना शुरू कर देंगे उस दिन काया पलट हो जाएगा। और मैं कहूँगा नवीन भाई को, मैं आपकी बातों का समर्थन करता हूँ कि पिछड़े, अन्य पिछड़े वर्ग ही नहीं, SC ST OBC सभी को, पासमानदा मुसलमानों को भी इकट्ठा करिए और जगह जगह प्रदर्शन होना चाहिए, धरना होना चाहिए। और ये चीज़ें हो, दो फायदे, एक तो लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी, दूसरा अपने समाज का संगठन भी बनेगा, एकता भी बढ़ेगी। संघर्ष से एकता बढ़ती है, शिक्षा से एकता बढ़ती है, संगठन से एकता बढ़ती है, सांगठनिक प्रचार से एकता बढ़ती है। हम जितना समय दे सकेंगे, हम जितना पैसे खर्च कर सकेंगे, हम जितना कार्यक्रम कर सकेंगे, उतना ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। वो बढ़ने से हमें कोई देखिए, एक बात तो तय है, हमें बढ़ने से कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। और जो कॉलेजियम सिस्टम बना करके रखा है उसको तहस नहस हम करेंगे, उसको तहस नहस हम करेंगे। ये बातें बर्दाश्त के लायक नहीं है कि 200 परिवार के ही, 200-250 परिवार के ही बच्चे और लोग न्यायपालिका में, उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक रहे, और प्रत्येक कोर्ट में चले जाइए, नौगछिया कोर्ट में देख लीजिए कितना OBC के न्यायाधीश हैं, मजिस्ट्रेट हैं, और कितना जनरल हैं। उसमें भी ज़्यादा यूपी वाले मिलेंगे, ब्राह्मण सब मिलेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, 98% वही। इसलिए मैं ये कहूँगा, ये लड़ाई हमारे सामाजिक न्याय, हमारे संविधान की ये लड़ाई है, हमारे सम्मान की ये लड़ाई है, हमारे पुरखों की ये लड़ाई है। हमें पुरखों के अपमान का बदला लेना है। हम जो, हमारे पुरखों ने जो इतने दुख उठाए हैं, हमारे बाप दादाओं ने जो इतने दुख उठाए हैं, उसका बदला लेना है हमें। और ये बदला कैसे लेंगे? जब सभी जगहों पर हम 90%, 93% पहुंच जाएंगे, जब सभी जगहों पर पहुंच सकेंगे, ये बदला हो जाएगा उनका। जिस दिन वो और भी भीख मांगने लग जाएंगे हमारे सामने कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, कहेंगे भाई आप तुम जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ, देखो वहाँ जगह बहुत खाली है अभी, यहाँ भारत तो छोड़ दो, अब अगर यहाँ पेट नहीं भरता है भागो। जानते हैं कि नहीं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, मुस्लिम देशों में, अफ्रीका में कौन लोग गए हैं, किनके बच्चे हैं? ये जितने मेडिकल इंजीनियरिंग किए हुए वहीं भागे हैं सब, अधिक पैसा के लिए। देशभक्ति इसका इतना खराब है, पढ़ लेता है यहाँ के पैसे से, हम लोग के पैसे से,
हमारे टैक्स के पैसे से, मजदूर किसानों के पैसे से, और भाग जाता है अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देशों में, अरब के देशों में, अफ्रीकी देशों में। इसीलिए वहां भाजपा की जय जय हो रहा है, मोदी की जय जय हो रहा है। बात को समझना चाहिए। भाजपा और मोदी की जो है अमेरिका में हो रहा है, उसका वजह यही है, यही लोग, इन्हीं के बाप इन्हीं के घर से गए हुए लोग हैं। इसलिए ये गद्दारों को पहचानने की जरूरत है। ये देश के गद्दार हैं, ये देशद्रोही हैं। हमेशा इसने देश का सौदा किया है। यवन हुन कुषाण आया जो आज राजपूत कहलाता है। राजपूत क्षत्रिय नहीं है, ये यवन हुन और हुन का बेटा है, कुषाण का बेटा है। ये जो ब्राह्मण है हमेशा यवन हुन को भी सौंपा गद्दी, यहाँ का मुसलमानों को सौंपा, अंग्रेजों को सौंपा। मुसलमानों के खिलाफ में विद्रोह कहाँ है? मुसलमानों ने कब विद्रोह किया मुसलमान का? क्या ब्राह्मणों ने किया है कभी? वो मुसलमानों ने तुर्क अफगानों का, मुगलों का विरोध किया था क्या? पूछिए ना। उसमें तुम्हारी राजपूती और वीरता कहां चली गई थी? पूछिए ना। करनी सेना और ये भूमिहारों की सेना कहां थी? ये पूछना है। सत्ता तो तुम्हारे हाथ में ही था, तुम ही बड़े थे, तो ये देश गुलाम क्यों हुआ बार बार? यह समझने और समझाने की जरूरत है। इसलिए ये मामला हमारे पुरखों के अपमान का है। इतने जो दुख उठाए हैं हम, इसको याद रखना है हमें। मान्यवर काशीराम साहब ने यही बातें हमें कह करके सुनाया है। काफ़ी समय हो गया है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों के प्रति आभार और धन्यवाद करते हुए, और तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, महान संत कबीर, महान संत तुकाराम, महान संत गुरु रविदास, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर सहित मान्यवर काशीराम, पेरियार ललई सिंह, जगदेव बाबू, अपने तमाम महापुरुषों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।